हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा बेंडिंग स्ट्रेस, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां पे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आज हम इसको क्लियर करेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होती है, किसकी वजह से निकलती है, किसी भी मेंबर पे अगर बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो गेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी पढ़ेंगे, और सेमेस्टर एग्ज़ाम, एसएससी जेई का एग्ज़ाम, ईच एंड एवरी जो भी डोमेन है हमारा एग्ज़ाम का, उसके कंसर्न उसके हिसाब से हम चीज़ों को क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो आज तो मज़ा आने वाला है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले तो लाइक करके बता दीजिए सबको मज़ा आ रहा है। कमेंट भी एक बार कर दीजिए मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं मज़ा आ रहा है वो भी कर दीजिए। अगर मज़ा आ रहा है तो वाकई में लाइक शेयर ज़रूर किया करो। जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। तो सबसे पहले जब मैंने क्लास में स्टार्ट किया था, बेसिक कंसेप्ट पढ़ाना शुरू किया था, टाइप्स ऑफ लोड पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने एक बेंडिंग मूवमेंट, एक टाइप ऑफ लोड बताया था जिसे हम कपल बोल रहे थे, एक ट्विस्टिंग मूवमेंट भी बताया था। तो वहाँ पे किसी को याद हो, किसी ने अगर लेक्चर देखे हो या फिर स्टार्टिंग से पढ़ रहा हो, जो लोग नए जुड़े हैं उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले के लेक्चर ज़रूर देखें ताकि चीज़ें आपको स्मूथली समझ आएँ, आराम से समझ आएँ, किसी भी कंसेप्ट को समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देखिए फिर बोलना कि सर अब समझ नहीं आ रहा। 100% मैं दावा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखते हो तो। ठीक है, तो हमने बोला था कि सर जो बेंडिंग मूवमेंट है, जो बेंडिंग कपल है, वो एक टाइप ऑफ नॉर्मल लोड है। और हमने जो डिफ़ाइन किया था वही था कि अगर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो लगता है कपल, उसे ही बेंडिंग मूवमेंट या बेंडिंग कपल बोलते हैं। इसका मतलब वो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होगा, नॉर्मल होगा। इतना क्लियर है सबको, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस आएगी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आएगी, और बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो स्ट्रेस आती है उसे बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। इसका मतलब एक चीज़ भी क्लियर हो गई कि अगर ये बेंडिंग स्ट्रेस है तो इसका मतलब ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी, बिल्कुल सही। और अगर ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस के साथ हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। बोला सर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो स्ट्रेस, हमने बोला था, एक टेंसर होता है, और टेंसर का मतलब होता है कि सेम डायरेक्शन में अगर लग रहे हैं दोनों, क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, इजीली ऐड कर सकते हैं। अगर स्ट्रेसेज हमको एक ही डायरेक्शन में नज़र आ जाती है, उनका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या इतना क्लियर है? तो हम देखेंगे यहाँ बेंडिंग मूवमेंट कहाँ से आएगा। हो सकता है बेंडिंग मूवमेंट कांस्टेंट हो सकता है बेंडिंग मूवमेंट वेरी कर रहा हो, क्योंकि ट्रांसवर्स शियर लोड जब लगता है किसी भी बीम पे तो उसकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट हर पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे चेंज होता है, जैसा कि आप सबको पता है। क्योंकि जैसे जैसे मैं एक्स डिस्टेंस मूव करता जाऊंगा बेंडिंग मूवमेंट भी चेंज होता जाता है, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट हम निकालते तो वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत अच्छे। तो जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम था, बट मैं जिस पॉइंट पे मैं चेक करूंगा उस पॉइंट पे, ईच एंड एवरी पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट हमारा चेंज दिखाई देगा ड्यू टू ट्रांसवर्स शियर लोड या फिर कोई सा भी ऐसा लोड जिससे मूवमेंट आ रहा हो। ठीक है, हमने बोला था, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इतना सबको क्लियर है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में जो स्ट्रेसेज आ रही है बेंडिंग स्ट्रेस वो क्या है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी क्या करो, कॉपी पेन निकाल लो और हो जाओ शुरू। आज तो बहुत मज़ा लेना है। बहुत बढ़िया सर, ऐसे ही क्या है, मज़े लेते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर। और हम रोज़ आते हैं सुबह 9 बजे, तो सबका दिन भी क्या है, बहुत मज़ेदार जाता हुआ। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। इधर देखो, तो हम बात करें किसकी, बेंडिंग स्ट्रेस की। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। बीम्स में पढ़ते हैं बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। बहुत से लोगों के दिमाग में तो ये ख्याल आ रहा हो सर बीम्स में ही होगा क्या बेंडिंग? किसी भी मेंबर में हो सकता है, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, उसमें बेंडिंग हो सकता है। बेंडिंग के कंसेप्ट हम बीम से समझ रहे हैं, बाकी का कोई भी स्ट्रक्चर हो वहाँ पे ये सारे कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं अगर बेसिक हमको आ गया तो। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखते रहो कि सर ठीक है, आपने बोला बेंडिंग स्ट्रेस बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आएगी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ एक बेंडिंग की इक्वेशन है, उसको समझना है, उसके सिग्निफिकेंस को समझना है, उसके जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उनको समझना है, और किस पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या बेंडिंग स्ट्रेस होगी, कहाँ मैक्सिमम होगी, उसको कैसे सेव करेंगे, इन सब चीज़ों को हमें समझना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। क्लियर है ना? जो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ इनके डेरिवेशन भी है। डेरिवेशन इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में डेरिवेशन पूछता नहीं है। अगर फिर भी आपको डेरिवेशन करना ही है तो बुक में बहुत सिंपल सी वो मैथमेटिक्स होती है, स्टेप्स होते हैं, उनको मैथमेटिक्स की हेल्प से हम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा किसकी, बेंडिंग इक्वेशन की। एक बेंडिंग इक्वेशन है हमारी, बेंडिंग इक्वेशन। वो बेंडिंग इक्वेशन क्या है, इधर देखना कि सर m/INA इज इक्वल टू सिग्मा b/y इक्वल टू E/R। ये बेंडिंग इक्वेशन है और बहुत शानदार इक्वेशन है। इधर देखना, अब यहाँ से हम चीज़ों को समझेंगे, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है। इधर देखना, m क्या है, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट एट अ पॉइंट, बेंडिंग मूवमेंट एट अ पॉइंट, यहाँ लिख लेना वेयर, सारी टर्मिनोलॉजी को समझेंगे हम। बेंडिंग मूवमेंट एट अ पॉइंट, जहाँ पे हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा वो होता है, ठीक है। INA की बात करते हैं, सब जानते हैं क्या होता है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एरिया की बात हो रही है, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI लिख दूँ, ठीक है। एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑफ अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। NA लिखा है ना यहाँ, न्यूट्रल एक्सिस। और न्यूट्रल एक्सिस का कंसेप्ट हमने बता दिया है, मैंने हॉगिंग और सैगिंग बेंडिंग मूवमेंट का एक लेक्चर लिया था, वहाँ पे अगर किसी को नहीं पता न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, वो वाला लेक्चर देखे, वो सबको चीज़ें समझ आ जाएंगी। न्यूट्रल सरफेस, न्यूट्रल फाइबर, न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस वर्टिकल बेंडिंग में किसके साथ कॉन्साइड करती है, हॉरिजॉन्टल बेंडिंग में किसके साथ कॉन्साइड करती है, ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है ना, इतना क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो सिग्मा बी, ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है, नोटेशन है बेंडिंग स्ट्रेस एट अ पॉइंट, उसी पॉइंट पे जहां पे मूवमेंट लगा हुआ था उसी पॉइंट की ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। वाई क्या है, वाई क्या है, डिस्टेंस ऑफ फाइबर या फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बोल दो, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट और फाइबर फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, बहुत अच्छे। इधर देखना, ई यंग्स मॉडुलस सबको पता है, यंग्स मॉडुलस यूनिट हमेशा मेगा पास्कल में देता है मोस्टली। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस भी मेगा पास्कल में निकालेंगे, और मेगा पास्कल सब जानते क्या होता है, न्यूटन पर mm² होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm²। और ये जो हमने एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, इसकी यूनिट भी क्या होती है, mm की पावर 4। और क्रॉस सेक्शन किस में दिया है, mm में दिया। डायमेंशन हम mm में कैलकुलेट कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डायमेंशन हमेशा mm में कैलकुलेट होती है, या फिर मोस्टली mm में दी होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मीटर में नहीं दे, अगर मीटर में अगर दे रहा है तो आप उसे mm में कन्वर्ट कर लो, ताकि हमारी इजी कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ से हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये यूनिट, ये एक्चुअल में देगा तो न्यूटन मीटर, पर इसको भी हम क्या कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन mm में लेंगे हमेशा। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ इन यूनिट्स को, ताकि आपको चीज़ें याद रहें कि यूनिट्स किस में हमेशा लेके चलनी है, ताकि कैलकुलेशन क्या ना हो, गलत ना हो। क्योंकि यूनिट की वैसे ही गेट में क्वेश्चन मोस्टली गलत हो जाते हैं, 8-10 नंबर तो लोग यूनिट की वैसे ही खो देते हैं। इधर समझते रहो, ठीक है। ये जो आर है, आर हमने पहले भी बोला था, ये क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जिसने लेक्चर नहीं देखे हैं वो एक बार लेक्चर जरूर देखें, उनको सारी चीज़ें समझ आएंगी। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, आराम से भी पढ़ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट होगा, हम थोड़ा टाइम पीरियड भी बढ़ाएंगे, हो सकता है एक दिन में 2-2 लेक्चर भी पढ़ें। क्लियर है ना, अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ये बेंडिंग इक्वेशन है। अब इसका हमको सिग्निफिकेंस समझना है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस बेंडिंग इक्वेशन का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे 3 टर्म दिखाई दे रहे हैं। इस टर्म को मैं मान रहा हूँ ए टर्म, कोई ये जो टर्म दिखाई दे रहा पूरा m/INA, लो इस टर्म को हमने ए टर्म मान लिया, इस टर्म को क्या मान लिया, बी टर्म, और इस टर्म को क्या मान लिया, सी टर्म मान लिया। कोई सा भी टर्म ले लो। मैं अब इन दोनों की एनालिसिस करूंगा पहले, उसके बाद इन दोनों की करूंगा, उसके बाद ए और सी की करूंगा। मतलब कहने का, पहले ए और बी की एनालिसिस करेंगे, फिर बी और सी की, फिर सी और ए की एनालिसिस करेंगे। क्या इतना क्लियर है? ये बेंडिंग इक्वेशन सबको याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये याद है तो बिल्कुल मान के चलो, कोई भी कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हम यहीं से ड्राइव कर लेंगे। बस ये इक्वेशन याद रखनी है, इसमें सारे पॉइंट मैंने बता दिए क्या क्या होते हैं। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब आगे देखते जाओ, मैं करूँगा अब एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। क्लियर है ना? इस इक्वेशन को मैं लिखे रहने देता हूँ और यहाँ से इसको मिटा देता हूँ।
अब इधर देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। इस इक्वेशन को क्या मैं थोड़ा ऊपर लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ ताकि बोर्ड पे हमारे पे क्या हो जाए, स्पेस हो जाए। मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ, ये जो बार बार यूज होगी, m/INA इक्वल टू सिग्मा b अपॉन वाई इक्वल टू E/R। ये इक्वेशन हमने लिख दी है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। इसकी एनालिसिस करेंगे अब हम। और ये जो टर्म माने इनको भी यहाँ पे मेंशन करना चाहते तो कर लो। इसको माना है मैंने ए टर्म, इसको माना है मैंने बी टर्म, इसको माना है मैंने क्या, सी टर्म। क्लियर है? अब मैं यहाँ से सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ और हम एनालिसिस करने जा रहे हैं बेंडिंग इक्वेशन की। इधर देखना, यहाँ पे हेडिंग डाल लेना, एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। चैप्टर का नाम था बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस ऑफ बेंडिंग इक्वेशन। बहुत बढ़िया, इधर देखते रहो। तो यहां पे केस 1 ले रहा हूं मैं, केस वन व्हेन ओनली बेंडिंग मूवमेंट, BM का मतलब क्या है, बेंडिंग मूवमेंट इज गिवन, देन क्या करेंगे, मैं इक्वेशन ए को इक्वल टू इक्वेशन बी कर रहा हूं। पहले ये दो टर्म को ले रहा हूं, इक्वेशन ए मतलब ये ए टर्म इक्वल टू बी टर्म, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं। मैं लिख रहा हूं m/INA इक्वल टू सिग्मा b अपॉन वाई। क्या इतना क्लियर है? मुझे चाहिए बेंडिंग स्ट्रेस जब बेंडिंग मूवमेंट गिवन हो। व्हेन ओनली बेंडिंग मूवमेंट इज गिवन, देन यहाँ पे लिख लेना, देन बेंडिंग स्ट्रेस हम कैसे निकालेंगे, सिग्मा बी। ये आ सकता है एक तो पार्ट, बिल्कुल ठीक है कि सर मैं यहाँ से सिग्मा बी निकालना चाहता हूँ। देखते रहना, क्या सिग्मा बी m/y/INA आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन को मैंने मान लिया 1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन वन we can find the bending stress at a fiber किसी भी फाइबर पर on a plane of cross section of beam when bending moment m is given। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे बेंडिंग मूवमेंट दे रखा है किसी भी बीम का किसी भी पॉइंट पे, तो अगर मैं किसी भी फाइबर पे, उसके प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के किसी भी फाइबर पे मैं बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूं, तो इस इक्वेशन की हेल्प से बड़ी आराम से निकाल सकता हूं। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मैं बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या बोल दूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, y है। कब, सिंस m/INA ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, ये गिवन होंगे। बहुत बढ़िया। INA सब जानते हैं, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। बहुत अच्छे, ठीक है। बोलो सर मेरी समझ में आ नहीं रहा, आप क्या बोल रहे हो? बहुत अच्छा, नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला कि कोई बीम है मेरे पास, इधर देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। कोई बीम है, ये बीम है कैंटिलीवर बीम, बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सर कैंटिलीवर बीम है, इस पर मैंने मूवमेंट लगा रखा है m। बहुत अच्छा, मूवमेंट केवल है, लो अगर मूवमेंट m लगा रखा है तो ये प्योर बेंडिंग मूवमेंट का केस है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट लगाए तो यहाँ से मूवमेंट रिएक्शन आएगी, जिसे मैं mr बोलूँगा। बहुत अच्छे, ठीक है। सर इस बीम का क्रॉस सेक्शन तो हमें पता ही नहीं, तो बताना पड़ेगा ना। मैंने बोल दिया इस बीम का क्रॉस सेक्शन क्या है, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, सबको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल सही है। सर इसकी ये विड्थ है, इसकी क्या है, ये डेप्थ है। बहुत सही। ये जो बेंडिंग हो रही है क्या वर्टिकल प्लेन में हो रही है? बिल्कुल ठीक है, इसे वर्टिकल बेंडिंग बोलेंगे। हाँ सर बिल्कुल बोलेंगे, मज़ा आ गया। जिसने लेक्चर देखा है उसे मज़ा आ रहा होगा, जिसने नहीं देखा होगा वो बोल रहा होगा सर वर्टिकल बेंडिंग क्यों बोल दिया। इसीलिए बेंडिंग वाला लेक्चर देखो, मज़ा ना आ जाए तो फिर बोलो। कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर वर्टिकल बेंडिंग में हम जानते हैं जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो क्या होती है कि हॉरिजॉन्टल सेंट्रल एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी। और मैंने बोल दिया ये क्या है, ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी। यहाँ पे मैंने NA लिख दिया, ठीक है।
ये हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गई, बहुत सही। मैंने बोला सर बेंडिंग मूवमेंट तो हर जगह क्या है, सेम है। इधर देखते रहे ना आप, बहुत मज़ा आने वाला है कि सर इस बीम में, इसका एग्जांपल है ये, इस बीम में बेंडिंग मूवमेंट हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। बहुत अच्छे। अगर मैं इसका, ये न्यूट्रल एक्सिस है और ये हमारी क्या थी, डेप्थ थी, सब जानते हैं, ठीक है नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इसका INA निकालना चाहता हूँ, न्यूट्रल एक्सिस किसके साथ कोइंसाइड कर रही है सर, एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है, सब जानते हैं। वर्टिकल बेंडिंग है, ये केस ऑफ क्या है, वर्टिकल बेंडिंग। और मैं एक बार रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जो भी ये नया लेक्चर देख रहे हैं, पहले के लेक्चर देखें ताकि चीज़ें आसानी से समझ आएँ। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं उन्हें सब समझ आ रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कि न्यूट्रल एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर गई, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ, और इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसके पैरेलल डिस्टेंस होता है एक्स के, ये b है, और इसका क्यूब कर दो, ये शॉर्टकट मैंने बताया था, ठीक है सर। ये भी हर जगह क्या है, कांस्टेंट है। कहीं भी देख लो, किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, किसी भी पॉइंट पे, मैं यहाँ पॉइंट लेता हूँ, यहाँ लेता हूँ, कहीं भी ले रहा हूँ बीम पे, हर जगह ये मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कांस्टेंट है, और मूवमेंट भी कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब ऐसा केस हो और बोले कि मुझको तो बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, यहाँ लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, मुझे इस फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, जो मैंने रेड वाला फाइबर बना रखा है, कि सर मैं तो इस फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, ये जो रेड वाला फाइबर है सबको दिखाई दे रहा है, इस फाइबर पे बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, y होगी। क्यों, हमने बोला है y जो डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी फाइबर की डिस्टेंस, या जिस पॉइंट पे हम बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पर बता दो। मैं अगर इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तब भी सेम होगी, इस पॉइंट पे चाहता हूँ तब भी सेम होगी। मतलब कहने का इस फाइबर पे हर जगह बेंडिंग स्ट्रेस सेम होगी। अगर मैं फाइबर कंसिडर करता हूँ तो क्या मैंने इक्वेशन में ये नहीं लिखा कि इक्वेशन 1 क्या करेगी, यूज टू फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस एट अ फाइबर ऑन अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम व्हेन बेंडिंग मूवमेंट इज गिवन। लो ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का कोई फाइबर है रेड वाला, इस फाइबर पे मैं बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहता हूँ, इसकी हेल्प से निकाल दूंगा। बहुत बढ़िया, समझते रहे ना चीज़ों को, बहुत मजा आने वाला है। कि सर ऐसे तो मैं किसी भी फाइबर पे निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको क्या चाहिए सर, y की वैल्यू चाहिए, डिस्टेंस बता दे बस न्यूट्रल एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे वो फाइबर है, और मैं आराम से क्या निकाल लूँगा, बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लूँगा। सर ये तो बहुत मजा आ गया। तो एक चीज़ मैं अगर पूछना चाहता हूँ कि सर मैं तो चाहता हूँ बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम बता दो। बोला सर आप चाहते क्यों हो कि बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम बता दो, मैक्सिमम की ज़रूरत क्या पड़ गई। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। मैक्सिमम की ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि अगर मैं किसी भी मेंबर को सेव करना चाहता हूँ तो उस मेंबर की जब हमने स्ट्रेंथ डिफाइन की थी, क्या वो स्ट्रेस से की थी। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अगर मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा, मान के चलो 200 मेगापास्कल का कोई मटेरियल है जिसकी स्ट्रेंथ 200 मेगापास्कल है, इसका मतलब उस पर जो इंड्यूस्ड स्ट्रेस होगी किसी भी लोड की वजह से जो आ रही है वो 200 मेगापास्कल से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए सर। और नहीं जाने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम स्ट्रेस आ रही है। तो इस केस में भी क्या मैं मैक्सिमम स्ट्रेस का पॉइंट निकालूंगा, बिल्कुल निकालूंगा। क्या मैक्सिमम स्ट्रेस मैं बता सकता हूं सर जब M/I कांस्टेंट है तो बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y हो रही है, बिल्कुल ठीक। और y जो है न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी फाइबर की डिस्टेंस, तो ये तो अब अंधा भी बता देगा सबसे दूर कौन सा फाइबर होगा, टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर। वाह मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। कि सर एक चीज़ क्लियर हो गई कि सबसे ज़्यादा डिस्टेंस टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की होगी। तो मैं एक चीज़ तो बोल सकता हूं, अगर ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर पर मैक्सिमम स्ट्रेस आने वाली है। क्या सर हर क्रॉस सेक्शन के लिए होगा, बिल्कुल नहीं। बोला सर कभी तो बोलते होगा, कभी बोलते नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। कंसेप्ट को समझो, हम ईच एंड एवरी क्रॉस सेक्शन के लिए मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके लिए हमें चाहिए y की वैल्यू। y मतलब उस फाइबर की डिस्टेंस जो मैक्सिमम हो न्यूट्रल एक्सिस से। अब प्रॉब्लम ये आ गई सर, अब हमको न्यूट्रल एक्सिस भी पता होना चाहिए, तब तक तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसका तो चलो ठीक है सर, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, अंधा भी जानता है सेंट्रोइड बीच में होता है, बीच में से लाइन चीर दो, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो हम वहां से हमें सेंट्रोइडल एक्सिस मिल जाती है और एक ही सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाती है न्यूट्रल एक्सिस, तो हमें पता चल जाता है। लेकिन सर क्या ये हमेशा सेंटर में होगा, बिल्कुल नहीं होगा, डिपेंड करेगा हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है। अब यहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी सर, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने टेढ़ा मेढ़ा बना दिया तो मैं सर न्यूट्रल एक्सिस कैसे पता करूंगा। उसके लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रोइड कैसे पता करना है। सेंट्रोइड से पास होने वाली एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस कहला,
सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाती है। अगर वर्टिकल बेंडिंग है तो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस ही क्या होगी, न्यूट्रल एक्सिस होगी, और हॉरिजॉन्टल बेंडिंग है तो वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस ही न्यूट्रल एक्सिस होगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हम आते हैं अपने पॉइंट पे। हमने बेसिक सा डेफिनेशन समझ लिया। मैं यहां से बोल दूंगा सर सिग्मा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई 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 वाई। वाह, क्या मैं बोल सकता हूं, इधर देखना कि मैं तो सर इसको बॉटम फाइबर बोल रहा हूं। ये कौन सा फाइबर है? ये तो टॉप फाइबर है। कौन सा? टॉप फाइबर। और ये कौन सा है सर? बॉटम फाइबर। बहुत बढ़िया, बॉटम फाइबर। मैं चाहता हूं सर, मुझे तो सिग्मा बी बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर की बता दो सर। टॉप फाइबर डिवाइड बाई बेंडिंग स्ट्रेस किसकी? बॉटम फाइबर की। इधर देखते रहना, बॉटम फाइबर। तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई है, बाकी चीज़ें कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट जाएगा अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वाई ऑफ टॉप बता दो सर, बहुत अच्छे, और वाई ऑफ क्या बता दो? बॉटम बता दो। हम तुरंत बता देंगे इन दोनों का रेशियो क्या हुआ बेंडिंग स्ट्रेस का। बहुत बढ़िया, समझते रहना चीज़ों को। क्या अंधा भी बता देगा जितना वाई ऑफ टॉप है उतना ही वाई ऑफ क्या है? बॉटम है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाई ऑफ टॉप भी d/2 है अगर डेप्थ है तो ये पूरी, ये भी क्या है? d/2। क्या ये वैल्यू 1 आ गई? इसका मतलब एक चीज़ क्लियर हो गई कि टॉप फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी वही बॉटम फाइबर की बेंडिंग स्ट्रेस के बराबर है। क्या कितना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखते रहो। तो हमने ये रिलेशन लिखा है। ये रिलेशन किस किस क्रॉस सेक्शन के लिए वैलिड है? इधर देखना, इधर देखते रहो। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं एसएससी जेईई में। डायरेक्टली कहाँ से निकालने हैं वो भी बता दिया, और मैं डायरेक्टली याद करा रहा हूँ किस किस क्रॉस सेक्शन के लिए। फॉर इधर देखते रहना, फॉर किस किस क्रॉस सेक्शन के लिए? फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो, बना रहा हूँ मैं, क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, वाह मजा आ रहा है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, वाह मजा आ रहा है। और कोई बताएगा किसी के लिए? हाँ बहुत अच्छे। आई क्रॉस सेक्शन अगर होता है उसके लिए भी ऊपर वाले फाइबर में और नीचे वाले फाइबर में जो स्ट्रेसेज होती हैं, जिसे हम बॉटम और टॉप फाइबर बोल रहे हैं, वो हमेशा सेम होती हैं। मतलब रेशियो सबका क्या आएगा? 1 आएगा। और इन सब क्रॉस सेक्शन के लिए टॉप फाइबर का बेंडिंग स्ट्रेस डिवाइड बाई बॉटम फाइबर का बेंडिंग स्ट्रेस का रेशियो क्या होता है? 1 होता है। मींस बेंडिंग स्ट्रेस इन टॉप फाइबर इक्वल टू बेंडिंग स्ट्रेस इन बॉटम फाइबर। क्या यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, इधर देखते रहो कि सर मुझको तो चाहिए क्या? मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। अब इसको मिटा रहा हूँ। अब बहुत से लोग बोलेंगे सर ये तो ठीक है, मुझे तो रेक्टेंगुलर नहीं, मुझे तो ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए चाहिए। लो वो भी दिखा देते हैं। ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए सिग्मा बी बॉटम, और ये क्या आएगा? पहला ही केस चल रहा है, अभी देखते रहना, बहुत मजा आने वाला है। सारी चीजें हमें मजा लेके पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, आराम आराम से पढ़ाई करो। अभी बहुत समय, तब तक मैं सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, टेंशन लेनी नहीं किसी को। इधर देखते रहो कि सर मैं तो चाहता हूं फॉर क्या? फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए बताओ। किसके लिए? फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्या इतना क्लियर है? ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए मुझे बता दो सर क्या होगा। इधर देखते रहना कि ठीक है कि सर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन तो बना लो बना लिया, बहुत बढ़िया। और इसका सेंट्रॉइड अभी तो हम निकालना सिखाए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियर मैकेनिक्स पढ़ाएंगे इसके बाद। थर्मोडायनेमिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स दोनों एक साथ चलेंगे। जैसे ये 2 सब्जेक्ट खत्म जैसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हमारा इंजीनियर मैथमेटिक्स खत्म, उसके बाद 2 सब्जेक्ट पैरेलल चलेंगे। कौन कौन से? थर्मोडायनामिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यही डिमांड बहुत बच्चों की है। मैंने बच्चों की डिमांड के ऊपर ही क्या है ये सारे सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से भी कर रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक्स है और सब्जेक्टों का बेसिक्स है। जैसे यहाँ पे इंजीनियर मैकेनिक्स के यूज हो रहे हैं ना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, ये निकालना, वो निकालना। हम इंजीनियर मैकेनिक्स भी पहले पढ़ा सकते थे, लेकिन मैंने वेटेज इसलिए दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। थोड़ा बहुत यूज होता है, हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। इधर देखते रहना कि सर इसका सेंट्रॉइड हम जानते हैं यहाँ पे कहीं होता है, और जिसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर ये इसकी हाइट है, ये क्या है? ट्रायंगल की क्या है? हाइट है। इधर देखते रहना, ये ट्रायंगल की क्या है? हाइट। तो हम जानते हैं कि यहाँ से लेके अगर मैं वर्टेज से देखता हूँ तो ये 2h/3 होता है, 2h/3 डिस्टेंस पे होता है। और मैं बेस से अगर देखता हूँ सेंट्रॉइड तो क्या होता है? h/3 होता है। बिल्कुल सही है। ये जो हमारा बेस है बी, ठीक है, और ये जो एक्सिस मैंने बनाई है, ये कौन सी एक्सिस है? ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस है, सबको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, हमको चाहिए सर, क्या चाहिए हमको? तो सिग्मा बी टॉप बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर डिवाइड बाई बेंडिंग स्ट्रेस किस में चाहिए? बॉटम फाइबर में चाहिए। इधर देखते रहना। क्या मैं बोल सकता हूँ वाई ऑफ टॉप बता दो, वाई ऑफ क्या बता दो? बॉटम बता दो। अब यहाँ से देखना चीज़ों को, बहुत मजा आने वाला है। क्या वाई ऑफ टॉप मीन्स ये टॉप फाइबर होगा, ये कौन सा फाइबर है? टॉप फाइबर। और यहाँ पे जो फाइबर होगा वो क्या होगा? बॉटम फाइबर होगा। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया।
और ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है पूरा जो हमें दिखा रहा है, इसके अंदर एक बीम जा रही होगी, बिल्कुल ठीक। क्या मैं वाई टॉप बता दूंगा, अंदाज बता देगा, न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की डिस्टेंस 2h/3 है, बहुत बढ़िया सर, 2h/3। और सर न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर की डिस्टेंस क्या है, h/3। इनको इससे चीर दिया, क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब फॉर ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए टॉप फाइबर का बेंडिंग स्ट्रेस का रेशियो बॉटम फाइबर के बेंडिंग स्ट्रेस के रेशियो के अगर कितने बराबर है, 2 टाइम्स है, बिल्कुल सही है। कितना क्लियर है, ठीक है। अगर रेशियो की बात करता हूँ तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बहुत अच्छा। कल को बोलेगा सर एक और क्रॉस सेक्शन देखते हैं हम, टी क्रॉस सेक्शन, जो नॉर्मल क्रॉस सेक्शन है हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, मतलब जो डेली के क्वेश्चन प्रैक्टिस में यूज होते हैं, उनका भी अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, लो देख लो। क्या मैं इसको मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, लो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने बेसिक चीज़ें सीख ली, अब मजा आएगा। सर अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कि मुझको तो टी क्रॉस सेक्शन का बता दो, लो इधर देख लेते हैं, फिर इसको मिटा देंगे। कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, टी क्रॉस सेक्शन है हमारा कोई, ये क्या है, इस तरह का ही होता है ना टी क्रॉस सेक्शन, अंदाज बता देगा, टी दिख रही है ना सबको ये क्या है, टी क्रॉस सेक्शन की बात चल रही है, बहुत बढ़िया। कि सर इसमें बता दो सिग्मा बी टॉप और बॉटम क्या होगा, लो बेंडिंग स्ट्रेस टॉप फाइबर की रेशियो बता दो किसके साथ, बॉटम फाइबर के साथ। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि डिस्टेंस बता दो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप की डिवाइड बाई डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस बॉटम की, इतना क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है मैं अभी के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी हम प्रूफ भी करेंगे कहाँ से आ रहा है, कि इसका न्यूट्रल एक्सिस हमेशा उधर होगा जिधर एरिया ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर की साइड एरिया ज़्यादा है तो एरिया कहीं यहाँ ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही। और ये हमारा टॉप फाइबर है, सबको दिख रहा है, क्या है टॉप फाइबर, इसको मिटा रहे हैं कुछ देर के लिए, कितना इतना क्लियर सबको, बिल्कुल ठीक है। और ये हमारा कौन सा फाइबर है, बॉटम फाइबर है। और यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, इसको बोल रहा हूँ मैं वाई बॉटम, ये क्या है वाई बॉटम, बहुत अच्छे। और इसको मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये वाई टॉप। वाई टॉप का मतलब क्या है, वाई टॉप ये कुछ नाम थोड़ी है, डिस्टेंस है टॉप फाइबर की फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, और ये हमारा क्या है न्यूट्रल एक्सिस, बहुत अच्छा, ठीक है। तो अंदा भी बता देगा वाई बॉटम ज़्यादा है वाई टॉप, सर वाई बॉटम ज़्यादा है, सबको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। वाई बॉटम ज़्यादा है तो रेशियो क्या होगा, हमेशा 1 से कम होगा। हम ऐसे तो बता नहीं सकते कितना होगा एग्जैक्ट, तब तक हमको डायमेंशन नहीं पता होंगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होंगी पता, तब तक नहीं बता सकते। वहाँ बता दिया था लेकिन यहाँ नहीं बता सकते, तो मैं बोल सकता हूँ हमेशा क्या होगा, रेशियो लेस देन 1 होगा, 100%, बहुत बढ़िया। तो ये जो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से बताया कि कभी भी अगर पूछ लेता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के लिए तो वहाँ से क्या कर देना है, डायरेक्ट टिक कर देना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो और चीज़ें तुमको समझ भी आनी चाहिए। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखूंगा मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगी, इधर देखते रहो। क्या मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दूं सर, लो अब हम बात करेंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। इधर देखते रहो। हमने देखा अभी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 सबने देख लिया होगा, इक्वेशन 1 सबको याद होगी नहीं याद है तो कॉपी में देख लो, इसीलिए बोला है कॉपी साथ साथ लिखते रहा करो, मजा आ जाएगा, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैंने देखा था, सिग्मा बी इक्वल टू क्या आ रहा था, m/y/IN आ रहा था, बहुत अच्छा। मैं चाहता हूं मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, लो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस जो होगी, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गई सर कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट ही, m/IN क्या है, कांस्टेंट है, सिंस अभी लिखा है m/IN क्या है, कांस्टेंट, बहुत अच्छा। तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम वहाँ होगी जहाँ वाई मैक्स होगा, बिल्कुल सही है सर। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा बी जो मैक्स होगा, सिग्मा बी मैक्स क्या होगा सर, m/y/IN, इसके बराबर होगा, बहुत अच्छा। कि सर वाई मैक्स की वैल्यू बता दो, ठीक है। अगर मैं वाई मैक्स को इसके नीचे लाता हूँ तो मैं लिखता हूँ सिग्मा बी मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, m/न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाई वाई मैक्सिमम, बहुत बढ़िया। और ये जो टर्म है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक नए टर्म से बोला सर क्यों कर रहे हो, होता है, इधर देखता, इसको मैं बोलता हूँ क्या, Z(NA), और ये Z(NA) क्या है, इधर देखना, यहीं देख लेना कि Z(NA) को हम बोलते हैं क्या, पोलर, अरे पोलर कहाँ से आ गया सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन का ये क्या कहलाता है, सेक्शन मॉडुलस कहलाता है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को रिप्लेस करके ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कैसे लिख दूँ सर, सिग्मा बी मैक्स जो होगा, इधर देखते रहना बहुत मजा आने वाला है, सिग्मा बी मैक्स होगा वो क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट बता दो, ये कांस्टेंट चल रहा है,
डिवाइड बाई जेड एन ए, और जेड एन ए क्या है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिल्कुल सही है। वेयर यहाँ लिख ही रखा है जेड एन ए क्या है, वेयर लिख लेना चाहिए। सिंस जेड एन ए इक्वल टू क्या है, आई एन ए बता दो सर, न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और वाई मैक्सिमम की क्या बता दो, वैल्यू बता दो, ये कहलाता हमारा सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, इधर देखते रहना, बहुत अच्छा। कि सर फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एम, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि सिग्मा बी मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड एन ए? बहुत सही, मैं तुरंत बोल दूंगा सिग्मा बी मैक्सिमम जो होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड एन ए। बहुत अच्छा, यहाँ से फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना है जेड एन ए का। इधर देखो, अब मैं इसका सेक्शन मॉडुलस का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा। इधर देखो क्या कि सर क्या चेक करना चाहते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस। क्लियर है? क्या होगा कि अगर मैं इफ इस जेड एन ए को सेक्शन मॉडुलस को इंक्रीज करता हूं, देखते रहना, इंक्रीजेस, अगर मैंने इसको इंक्रीज किया तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। मीन सिग्मा बी मैक्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर बेंडिंग स्ट्रेस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पे जो भी मैग्नीट्यूड आ रहा होगा स्ट्रेस का वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब वो हमारी जो फेलियर स्ट्रेस तक पहुंच नहीं पाएगी, और अगर नहीं पहुंच पाएगी तो हमारा मटेरियल टूटेगा भी नहीं। बहुत बढ़िया सर, इंड्यूस्ड स्ट्रेस अगर फेलियर स्ट्रेस तक पहुंच ही नहीं रही है तो हमारा मटेरियल सेफ है। बहुत अच्छा, सेफ क्यों है, क्योंकि जो सिग्मा बी मैक्सिमम जो इंड्यूस्ड हो रहा था वो कम हो गया। किसकी वजह से, जेड एन ए हमने बढ़ा दिया। सेक्शन मॉडुलस अगर मैं बढ़ाऊंगा तो बेंडिंग स्ट्रेस जो इंड्यूस्ड हो रही है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब चांसेज ऑफ फेलियर ड्यू टू बेंडिंग क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बहुत अच्छा, तो यहां पर मैं बोल दूंगा कि चांसेज ऑफ फेलियर, चांसेज ऑफ फेलियर ड्यू टू बेंडिंग डिक्रीजेस। बहुत बढ़िया, क्या इतना क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है। और ये जो इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम मान रहे हैं 2। क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया, जेड एन सबको पता है क्या होगा। ठीक है, इतना क्लियर सबको, यहां तक क्लियर है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर 2 जो है ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर मुझे किसी भी बीम में ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट की वजह से क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है। क्या इतना क्लियर है? बोलो सर किसी पॉइंट पे पॉइंट की जरूरत क्या है, यहां तो मैक्सिमम का डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है ना। बिल्कुल सही है। क्या इतना क्लियर सबको? बिल्कुल ठीक है। इधर देखना, तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 2 इज यूज टू डिटरमाइन, लिख दूं इसको, इक्वेशन 2 इज यूज टू डिटरमाइन यहां देखते रहो, इक्वेशन 2 is used to determine the maximum bending stress, the maximum bending stress at a plane of cross section when bending moment is given, when bending moment is गिवन। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। हमने इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देख लिया जेड एन ए का, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू देख ली क्या आ रही है अगर बेंडिंग मूवमेंट गिवन है, और मैक्सिमम वैल्यू देख ली जेड एन ए की। इतना क्लियर है? ठीक है। अब मैं देखूंगा सर हमने एक डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ा था, वो डिजाइन क्राइटेरिया क्या था? इधर देखना, हमने डिजाइन क्राइटेरिया 2 तरह से पढ़े थे। एक तो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, याद होगा आप सबको, वो सब चीज़ें इसलिए पढ़ाई गई थी क्योंकि अब यूज आएंगी। 2 क्राइटेरिया पढ़े थे, एक तो बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ क्राइटेरिया और दूसरा होता है क्या, रिजिडिटी का क्राइटेरिया। बहुत बढ़िया, तो मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ले रहा हूं, बता दूं इसको। और डिजाइन क्यों कर रहे हैं, मटेरियल को सेफ करने के लिए, या फिर हमारी जो बीम है उसे सेफ करने के लिए, जो भी मेंबर है उसको सेफ रखना है, तो हमें डिजाइन क्राइटेरिया पढ़ना पड़ेगा। इधर देखते रहो, बहुत बढ़िया। क्या मैं बोल सकता हूं कि सर फॉर सेफ डिजाइन, for safe design according to strength criteria,
स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। इधर देखना, हमने क्या बोला था कि जो सर बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड जो होगी मैक्सिमम, ये क्या है, इंड्यूस्ड बेंडिंग स्ट्रेस है ना, जो निकल के आ रही है बीम में, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, सिग्मा परमिसिबल। अब ये सिग्मा परमिसिबल क्या है, मैंने पहले भी बताया था, सिग्मा परमिसिबल अगर हमारा मेंबर क्या है, डक्टाइल है, फॉर डक्टाइल के लिए क्या होता है, सिग्मा परमिसिबल जो होता है सिग्मा यील्डिंग पॉइंट के बराबर होता है। बेंडिंग स्ट्रेस एट यील्ड पॉइंट क्या है, और यही सिग्मा परमिसिबल फॉर ब्रिटल मटेरियल के लिए हमने पढ़ा था, मजा आने वाला है, देखते रहो। फॉर ब्रिटल मटेरियल लिख लेना यहाँ, फॉर ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, इधर देख लो कि सिग्मा परमिसिबल जो हम कंसीडर करेंगे वो क्या होगा, सिग्मा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर होगा। बहुत बढ़िया, यूटीएस, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लग जाते थे और यहाँ से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होने लग गए, इसका मतलब यहाँ से परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गए, तो मेंबर हमारे लिए यूजफुल नहीं हुआ, वो परमानेंट डिफॉर्म हो गया अगर कभी भी लोड उस पर लग जा रहा है तो इसीलिए इस पॉइंट को मानते हैं क्या, स्ट्रेंथ का क्राइटेरिया, कि इस पॉइंट के नीचे ही स्ट्रेस रखनी है, उसके बराबर या उससे नीचे। बहुत सही। सिग्मा बी मैक्स जो इंड्यूस्ड आया है, अभी हमने इक्वेशन 2 से मैं बोल सकता हूँ, इक्वेशन 2 से, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, m/Zn आया है, बिल्कुल आया है, बहुत अच्छे, यही सिग्मा मैक्सिमम वैल्यू थी। क्या ये लेस देन सिग्मा परमिसिबल में लिख दूँ, इक्वल टू, बहुत बढ़िया। इसका इधर मल्टीप्लाई करूँ तो मैं लिख दूंगा m इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा परमिसिबल इंटू Zna, बहुत अच्छा। और ये जो प्रोडक्ट है, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ मूवमेंट जो क्या है, अप्लाइड है, मूवमेंट अप्लाइड ऑन अ बीम, किसी बीम पे एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो मूवमेंट अप्लाइड था, और ये मूवमेंट हमें पता है, ठीक है, और ये जो रिजल्ट है, ये जो प्रोडक्ट आ रहा है सिग्मा परमिसिबल इंटू Zna, इसको बोलते हैं MR। इधर देखना, ये जो कॉम्बिनेशन है क्या कहलाता है, MR। इसको बोलते हैं क्या, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसका दूसरा नाम है क्या, फ्लेक्सरल रिजिडिटी, फ्लेक्सरल रिजिडिटी नहीं, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, रिजिडिटी क्राइटेरिया थोड़ी है, ये क्या है, और इसका दूसरा नाम क्या है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ। क्या इतना क्लियर है कि सर ये MR है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मींस कितना मूवमेंट को रजिस्ट कर पा रहा है, इससे हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं, इधर देखते रहना, कि हमने जब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लगाया, डिजाइन क्राइटेरिया फॉर स्ट्रेंथ के बेसिस पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि जो मूवमेंट हमने अप्लाई किया है वो हमेशा रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। अगर जो रजिस्ट कर पा रहा है मूवमेंट उससे ज़्यादा कर दिया तो ब्रेक डाउन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, इक्वेशन इसको मैं लिख दूँ कि MR की वैल्यू हमने क्या बोली है, सिग्मा बी परमिसिबल, क्या, सिग्मा परमिसिबल इंटू Zna, बहुत बढ़िया। और इस इक्वेशन को क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अभी तक हमने 2 मानी थी, इस इक्वेशन को क्या मान लो, 3। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 3 इज यूज्ड टू कंपेयर, ये जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन 3 इज यूज्ड टू कंपेयर फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, movement of resistance of various cross section of beam, of various cross section of beams। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 बीम लेता हूँ, इधर देखना, 2 बीम के अलग अलग क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, उनका अगर मैं रेजिस्टेंस चेक करना चाहता हूँ या फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ चेक करना चाहता हूँ, इस इक्वेशन की हेल्प से कर लेंगे कि किसका फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसका कम है। क्यों कि अगर मान के चलो मैंने 2 बीम ली, दोनों का मटेरियल अलग है, तो सिग्मा परमिसिबल अलग होगा, क्योंकि सिग्मा परमिसिबल क्या, एक तरह की फेलियर स्ट्रेस है, और ये मटेरियल की क्या है, प्रॉपर्टी है। पहले से हम जानते हैं कि ये कितनी इसकी स्ट्रेंथ होगी, कितनी स्ट्रेंथ होगी वो हम बता देंगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा Zna क्या है, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि ये सेक्शन मॉडुलस है किसी भी क्रॉस सेक्शन का। जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर बीम ली और एक क्या ली, सर्कुलर बीम ली, दोनों को कंपेयर करना चाहता हूँ किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ, या फिर किसका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे।
हम देख लेंगे कि इससे निकालेंगे एमआर कितना आ रहा है, उससे निकालेंगे एमआर कितना आ रहा है। जिसका एमआर ज़्यादा होगा वही हमारा बेंडिंग मूवमेंट को ज़्यादा रजिस्ट कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ। और हम उसी के हिसाब से अपने लिए सेलेक्ट करेंगे कौन सी बीम किस क्रॉस सेक्शन की सेलेक्ट करनी है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो, तो हमने देख लिया केस 1। केस 1 में क्या था, जब मैंने ये दोनों टर्म कंसीडर किए थे, बिल्कुल ठीक है। अब मैं देखूंगा केस 2 जिसमें मैं बी और सी को कंसीडर करूंगा। इधर देखना, अब मैं बात कर रहा हूँ केस 2, इसको मिटा दूँ, जहाँ तक सबको क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरा केस देख रहा हूँ, केस 2 बहुत आसान है, समझते रहना चीज़ों को। सर केस 2 की बात कर रहे हैं, ये हमारा क्या केस 2। व्हेन क्या हो, व्हेन ओनली रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज गिवन जब खाली रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो, दैट इज आर क्या है, गिवन होगा यहाँ पे। क्लियर है ना? इधर देखते रहना। इसका मतलब ये हुआ, मैं कंसीडर कर रहा हूँ, कंसीडर एनालिसिस चल रही केस 2 में, बी को इक्वल टू क्या कर दूँ, सी कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी को। कंसीडर बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो बी वाला जो टर्म है सबको दिखाई दे रहा है, सिग्मा बी डिवाइड बाई क्या है, वाई। यहाँ पे देखो, सिग्मा बी डिवाइड बाई वाई, बी टर्म इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, ई अपॉन क्या होगा, आर होगा। बहुत अच्छा, ये सबको हमको पता है। क्या मैं लिख सकता हूँ, सिग्मा बी इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन क्या होगा, आर होगा। लो इस इक्वेशन को मान लो क्या, इक्वेशन नंबर, वहाँ कितनी मानी थी, 3 मानी थी, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 4। बहुत अच्छे। कि सर मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन 4 इज यूज्ड टू डिटरमाइन बेंडिंग स्ट्रेस at a fiber on a plane of cross section when r is given, और r सबको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, when r is given। इसका मतलब ये हुआ, अब हमको क्वेश्चन को पढ़ के समझ आ जाएगा इसमें क्या डेटा दिया है और किस डेटा की हेल्प से हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। अगर मान के चलो उसने बेंडिंग मूवमेंट की बात की है, दे रखा है, या फिर हमें कैलकुलेट करने का तरीका पता है, तो हम इसकी हेल्प से बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। अगर उसने रेडियस ऑफ कर्वेचर डायरेक्टली दे रखा है कि इतने रेडियस ऑफ कर्वेचर से बेंड हो रही है, तो हम वहाँ से भी बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। बहुत सही, बिल्कुल ठीक है। हमने बोला है किसी भी फाइबर पर, एट अ फाइबर का मतलब ये फाइबर की लोकेशन कौन बताता है, वाई बताता है। बहुत बढ़िया। और अगर यही बोलता कि मुझको तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस चाहिए, तो इधर देख लो, अगर मुझे क्या चाहिए, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, फॉर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, क्या मैं बोल सकता हूं कि y क्या होना चाहिए, y मैक्स के बराबर होना चाहिए, तभी तो मैक्सिमम आएगी, क्योंकि e और r क्या है, कांस्टेंट है। सिंस e अपॉन r क्या है, कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, क्या तरह क्लियर है? ठीक है, तो मैं तुरंत लिख दूंगा सिग्मा बी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, e इंटू वाई मैक्स डिवाइड बाई आर के बराबर होगी। और इस इक्वेशन की हेल्प से हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 5, यूज्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मैं किसी फाइबर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि फाइबर तो तब कंसीडर करते हैं जब किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हो। मैक्सिमम का मतलब है कि ये जो फाइबर होगा या तो टॉप फाइबर होगा, बॉटम फाइबर होगा, ये हमें पहले से डिफाइन है। तो किसी भी प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलेगा, सर्कुलर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उस पर मैक्सिमम स्ट्रेस बताओ, तो वो टॉप फाइबर और बॉटम फाइबर की बात कर रहा होगा। अगर बोलता है रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो उस पर मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस बताओ, तो हमें पहले से ही पता है टॉप और बॉटम में से किसी में आएगी। मीन्स एक्सट्रीम फाइबर में से किसी में एक आनी है, इसीलिए फाइबर की यहाँ जरूरत है ही नहीं लिखने की। यहाँ पे जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे हमने मैक्सिमम की बात नहीं की, नॉर्मल किसी न किसी वाई डिस्टेंस पे बात कर रहे थे न्यूट्रल एक्सिस से। बहुत अच्छा, ठीक है, मजा आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इधर देखते रहो कि यूज्ड टू डिटरमाइन मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऑन अ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन व्हेन आर इज गिवन। क्लियर है? तो इनकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं। यहां से भी हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है।
अब मैं देखूंगा, क्या देखूंगा, तीसरा केस। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस हमारा तीसरा ये है कि अगर मैं इन तीनों को कंसिडर करता हूँ, इन दोनों को, ए और बी को तो हमने कंसिडर कर लिया, बी और सी को कर लिया, अब मैं ए और सी को कंसिडर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इधर देखना, केस 3 मिटा दूँ इसको। केस 3 सिंपल केस हैं, इनको समझना है, बस इनकी जो टर्मिनोलॉजी आ रही है उन्हें समझना है। बाकी चीज़ें क्या है, जब हम क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन, तब मज़ा आ जाएगा और अच्छे से। इधर देखते रहो। बाकी ये बहुत सिंपल टॉपिक है, सबको समझ आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो दिमाग को थोड़ा खोलो, एक्सपेंड करो, रिंच पाने लाओ, उसे खोलने की कोशिश करो। खोल भी मत देना, हमेशा के लिए खुल जाएगा कोई बात नहीं। इधर देखो, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं केस 3। केस 3 बहुत ही शानदार केस हमारी स्क्रीन पे इस तरह से प्रस्तुत होता है सर केस 3 की बात चल रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कंसीडर आए है कि सर कंसीडर कर लो ए को इक्वल टू सी के साथ। लो कर लिया। अगर हमारी यही इच्छा थी तो पहले क्यों नहीं किया सर? लो कर ले रहे ना, संतुष्टि रखो, बिल्कुल करेंगे, सब कुछ करेंगे जो पॉसिबिलिटी है। बहुत बढ़िया कि ये सर ए है, ये वाला टर्म ए है और ये सी टर्म है। बहुत अच्छा। अब मैं लिखना चाहता हूँ, इधर देखना, क्या इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँ, एम इंटू आर इक्वल टू ई इंटू आई एन ए। बहुत बढ़िया, आय है, मज़ा आ रहा है। चला, इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज यूनिट, इसका मतलब आर इक्वल टू क्या दे रखा है, 1। बहुत बढ़िया, आर की वैल्यू क्या दे रखी है, 1। देयरफॉर देन क्या मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आई एन ए हो जाएगा। बहुत मजा, बहुत अच्छा। क्या मैं ये जो ई आई एन ए जो प्रोडक्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या नाम है इसका, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और किसी को याद हो, जब मैंने स्ट्रेन एनर्जी पढ़ाया था तो वहाँ पे टर्म आ रहा था, एक हमने फॉर्मूला लिखा था, मैं देखो रिलेट कर रहा हूँ, चीज़ों को रिलेट कर रहा हूँ। स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग की वजह से हमने लिखी थी 0 से L इंटीग्रेट करो, एम एक्स एक्स क्रॉस सेक्शन पे मूवमेंट निकालो, इसका स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ई इंटू आई, किसी भी क्रॉस सेक्शन में बता दो। तो यही होता था स्ट्रेन एनर्जी का ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट की वजह से। बोला सर कैसे याद है ऐसे ही याद करना है, और याद करके रखोगे तो तुरंत से क्लिक कर जाएगा दिमाग में। नहीं याद करके रखोगे, चीज़ों के नोट्स नहीं बनाओगे, उन्हें रिवाइज नहीं करोगे, बार बार नहीं पढ़ोगे, तो ऐसा ही लगता है सर कैसे याद हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब रिलेट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने वहाँ पे एक टर्म बोला था, ये ई आई को मैंने वहाँ पे भी बोला था क्या, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। और वहीं पर मैंने ये भी बताया था कि अगर एक्सियल लोड की वजह से स्ट्रेन एनर्जी निकालता हूँ तो ए ई आ रहा था, ए ई को हमने बोला था क्या, एक्सियल रिजिडिटी। हाँ सर ये तो बहुत मज़ा आने लग गया, आप तो पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। बहुत बढ़िया। और एक और हमने बोला था जी इंटू जे, इसको बोला था टॉर्सनल रिजिडिटी। सबको याद होगा टॉर्सनल रिजिडिटी। अब इनका मतलब समझना है, इनका मतलब होता क्या है। अभी हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सुरल की, तो फ्लेक्सुरल देखेंगे, जब टॉर्सनल की बात करेंगे टॉर्सनल देखेंगे। क्लियर है ना। एक्सियल रिजिडिटी हमने चेक कर लिया। इधर देखो, अब मैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की बात कर रहा हूँ, बस मैंने तो ये याद कराने के लिए, मेमोराइज कराने के लिए लिखा था, बस और कुछ नहीं। कि फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का मतलब क्या है, ये इसका मतलब होता है कि कोई भी मेंबर रेजिस्टेंस कितना कर सकता है ड्यूरिंग द बेंडिंग मूवमेंट। जब लोड क्या लग रहा हो, बेंडिंग मूवमेंट लग रहा हो, उस दौरान कितना रेजिस्टेंस कर सकता है कोई भी मेंबर, उसको बोलते हैं हम क्या, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। क्या इतना क्लियर है सबको? क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इधर देखना, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी का मीनिंग क्या है? इधर देखते रहो। अगर मैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी लिखता हूँ, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, और जिसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ई इंटू आई एन ए बोल रहा हूँ, यही है, यही फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है। ये क्या होती है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इधर देखते रहना, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मेंबर ड्यूरिंग बेंडिंग मूवमेंट। बहुत अच्छा, ड्यूरिंग बेंडिंग मूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ, जब बेंडिंग मूवमेंट किसी भी मेंबर पे लग रहा होगा, उस दौरान जो भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड हो रहा होगा वो क्या होगा, ई आई एन ए होगा। अब लेकिन एक दिमाग में एक चीज़ और क्लिक कर गई, सर अभी आपने एम आर और बताया था कि एम आर बोला था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, वो भी तो रेजिस्टेंस था बेंडिंग मूवमेंट की वजह से। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या है कि बेंडिंग की वजह से अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिट हो तब बोलेंगे क्या, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। इधर देखना, अब समझो, चीज़ों को मजा आएगा। और मैं बोल सकता हूँ, डीपली समझना है। इफ
if bending of any member bending of any members makes radius of curvature is unity, and that point the resistance offered, अब समझ आ जाएगा बिल्कुल, that point resistance offered by a member due to bending movement। वाह, मजा आ गया, बेंडिंग मूवमेंट, बहुत अच्छे। कि सर यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली मैंने बता दिया था रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मेंबर ड्यूरिंग बेंडिंग मूवमेंट, लेकिन कब, जब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, यूनिट हो। ये एक्चुअल क्या है, इसकी डेफिनेशन है फ्लेक्सुरल रिजिडिटी की, मतलब वो मेंबर कितना रेजिस्टेंस कर रहा होगा बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, कब कर रहा होगा, जब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, 1 यूनिट हो। वहीं से तो निकला है, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 यूनिट मारा है, तभी तो EINA आया, और EINA की वैल्यू क्या है, m है। बहुत बढ़िया। क्या मैं यहाँ से एक रिजिडिटी क्राइटेरिया लिख सकता हूँ? रिजिडिटी क्राइटेरिया क्या होगा सर, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हमारी क्या है, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी बता रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, बिल्कुल बता रहा है, मीन्स कितना रेजिस्ट कर सकता है मटेरियल। इसका मतलब ये हुआ कि m की वैल्यू हमेशा इस फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसी को बोल देते हैं रिजिडिटी क्राइटेरिया। बहुत बढ़िया, इधर देखना। तो मैं बात करूँगा क्या, डिजाइन क्राइटेरिया या फिर सेफ डिजाइन ऑफ बीम ड्यू टू रिजिडिटी क्राइटेरिया। क्या इसको मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दूं सर, लो मजा आने वाला है, अब देखते रहो, बहुत मजा आएगा। कि अगर कल को वो रिजिडिटी क्राइटेरिया से करता है तो कैसे करना है, ये सब ने लिख लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बात करता हूं सेफ डिजाइन ऑफ बीम अकॉर्डिंग टू रिजिडिटी क्राइटेरिया। बहुत अच्छे, इधर देखते रहना कि सर ये तो हमारी क्या बता रहा है कि कितना रेजिस्टेंस मटेरियल कर सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल रेजिस्टेंस, ये फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है। कि सर इंड्यूस्ड कितना हो सकता है, मूवमेंट इतना हो सकता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि मूवमेंट इंड्यूस्ड जो होगा हमारा वो लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, इस रिजिडिटी से कम होना चाहिए, E/INA से। बहुत बढ़िया, क्या बहुत सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी को हम बोलते हैं क्या, ये हमारी कंडीशन होती है रिजिडिटी क्राइटेरिया। मैं अब क्या करना चाहता हूँ, EINA को इंक्रीज करना चाहता हूँ। EINA क्या है, इधर देखना कि सर मैंने बोला इफ E/INA क्या है, इंक्रीजेज है। बहुत बढ़िया। और क्या ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था ऑफर्ड बाय अ मेंबर ड्यूरिंग बेंडिंग मूवमेंट। अगर ये इंक्रीज होगा, क्या हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बहुत सही। ये क्या है, ये भी तो रेजिस्टेंस है, और अगर रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, किसी भी मेंबर का इंक्रीज हो रहा है, तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। मजा आ रहा है, इधर देखते रहो, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, और मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो क्षमता है, सहने की क्षमता, रेजिस्टेंस करने की क्षमता भी बढ़ गई, इसका मतलब ही तो है। और अगर वो बढ़ गई तो वो फेलियर ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम तुरंत बोल देंगे, क्या बोल देंगे कि फेलियर ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस इज डिक्रीजेस। क्लियर है ना। और फेलियर जो होगा हमारा बेंडिंग स्ट्रेस की वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक चीज क्लियर हो रही है कि EINA कब बढ़ेगा, ये तो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है। INA होता है एरिया सेक्शन ऑफ मॉडुलस, मतलब एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, INA सब जानते हैं। सेक्शन मॉडुलस क्या होता था, हम डिवाइडेड बाई मैक्स कर दें। बहुत बढ़िया। इधर देखो कि सर कहीं ना कहीं एक चीज हमको क्लियर हो रही है कि अगर मैं किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करता हूँ, किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन को इंक्रीज करता हूं तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, 100% बढ़ रही है। किसी को क्रॉस सेक्शन अगर देखना है तो बीम देखना आपके आसपास नजर आ रही होंगी, उस बीम को मैं क्रॉस सेक्शन तब बढ़ाऊंगा जब विड्थ और डायमेंशन बढ़ा दूं। बोलो सर ऐसे तो बढ़ाते रहेंगे, बढ़ा के ले कहाँ जाएंगे, मटीरियल ऑफ कॉस्ट भी तो देखनी है।
मटेरियल ऑफ कॉस्ट भी देखनी है सर, मटेरियल ऑफ कॉस्ट हमारी बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए हम एक लिमिटिंग वैल्यू रखते हैं ताकि वहाँ पे हमारा सेफ हो रहा है उतना ही क्रॉस सेक्शन का डिजाइन कर देते हैं। क्या कोई अंधा बता के चला गया या फिर अपने आप कोई हमारे दिमाग में वो ख्याल आ गया कि बस इतना डायमीटर, इसका डायमीटर लो अगर कोई सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का बीम है तो, या फिर इतनी विड्थ और डायमेंशन लो, ऐसा नहीं होता है। हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कहाँ पे सेफ हो रहा है, उतना ही डायमेंशन का लो ताकि मटेरियल भी हमारा बच जाए। क्या इतना क्लियर है? इनको प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं, लिंक करते हैं। जब एप्लीकेशन पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इनके कंसेप्ट लगाते हैं, थ्योरी कंसेप्ट, और मजा आ जाता है। क्या इतना क्लियर है? तो आज हमने बेंडिंग स्ट्रेस के सारे केस डिस्कस कर लिए। कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, किस फाइबर पे क्या दिखाई देगा, बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और मैं कल करूंगा रेडियस ऑफ कर्वेचर की वजह से एक अरेंजमेंट होता है बेल्ट एंड पुली का, वो बेल्ट एंड पुली में बेल्ट में क्या बेंडिंग स्ट्रेस आती है और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ आएगी, किस साइड ज़्यादा आएगी, किस साइड कम आएगी, वो सारी चीज़ें कल के लेक्चर में देखेंगे। कल का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो टाइम पे क्या है, 9 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाना है कि अब तो बहुत मज़ा आ रहा है बहुत अच्छे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जो लोग नए सेशन में जुड़े एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी तरह मैं इंटरेस्ट देता रहूँगा, मज़ा आता रहेगा, ठीक है। जो लोग कंटिन्यू देख रहे हैं वो कंटिन्यू अपनी तैयारी रखें, बहुत मजा आने वाला है। जल्दी से जल्दी हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, अभी फ्लो बना रहे हैं, जैसे ही आपको फ्लो लग जाएगा, पर थोड़ा बहुत क्या किया करो, सपोर्ट कर दिया करो, देख के खुश मत हो जाया करो, मजे मत ले लिया करो, मजे औरों को भी लेने दो, खुद ही मत लेके चुपचाप सो जाया करो। सोना तो नहीं है अभी, आराम से पढ़ाई करनी है, 5-6 घंटे अभी पढ़ाई करो लॉकडाउन पीरियड में, यही बोला था मैंने। जैसे ही लॉकडाउन का पीरियड खुलता है उसके बाद थोड़ा सा टाइम को इंक्रीज करना, क्योंकि कंपटीशन नज़दीक आएगा, एग्जाम भी नज़दीक आएगा। लॉकडाउन के पीरियड में आराम से क्या करो, पढ़ाई करते रहो 5-6 घंटे, फ्लो को बनाते रहो, और जैसे एग्जाम नज़दीक आए उसके बाद क्या करना है, पढ़ाई का लेवल बढ़ा देना है और टाइम पीरियड भी बढ़ा देना है। उस समय दिक्कत भी किसी को नहीं आएगी और बड़े स्मूथली 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे हम पढ़ जाते हैं, ठीक है। पर ऐसे नहीं एक ही दिन में, पहले ही दिन क्या है तैयारी स्टार्ट की और उसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए, साल भर फिर पढ़ ही नहीं रहे फिर तो क्या है, खेल खत्म। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए वो तरीके अपनाने जो नॉर्मल आदमी कर सकता है। सब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है ना, तो नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करनी है। कोई बिल्कुल वो नहीं बन जाना एस्ट्रोनॉट कोई बात नहीं, बन जाओ अगर यही इच्छा है तो। चलो ठीक है, आज के लिए बहुत है, लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने बेंडिंग स्ट्रेस के कंसेप्ट सारे समझ लिए, ठीक है। आज के लिए क्या है, थैंक यू सो मच।